आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का मेरी ओर से हार्दिक एवं आत्मीय स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 1 समुच्चय सेट्स कक्षा 11वीं के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे सर्वप्रथम गृहकार्य के प्रश्नों के हल पर, फिर उपसमुच्चय एवं उपसमुच्चय की परिभाषा के बारे में जानेंगे। प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों का हल करेंगे। फिर आगामी कक्षा के लिए आपको दिए जाने वाले गृहकार्य पर चर्चा करेंगे। आइए अब हम गृहकार्य के प्रश्नों पर चर्चा करें। तो प्रश्न है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। तो पहला प्रश्न है जिसका पहला समुच्चय है a बराबर ई से 2, 3। दूसरा समुच्चय है b सभी x का समुच्चय, जहाँ x समीकरण x² धन 5x धन 6 बराबरी से 0 का एक हल है। हम इसे सारणीबद्ध रूप में लिखें समुच्चय b को। तो x² धन 5x धन 6 बराबरी से 0 एक वर्ग समीकरण है, अतः इसके हमें दो हल मिलेंगे, -2 -3। अब इन दोनों समुच्चयों a और b को हम देखें तो देखने पर हमें पता चलेगा कि ये दोनों समुच्चय समान है या नहीं। दो अवयव है a का, किंतु दो अवयव नहीं है b का। तीन अवयव है a का, किंतु तीन अवयव नहीं है b का। अतः हम कहेंगे कि दोनों समुच्चय समान समुच्चय नहीं है। तो हम उत्तर लिख देंगे कि a बराबर b नहीं है। आइए हम प्रश्न क्रमांक 2 के हल को देखें। सभी x का समुच्चय, जहां x शब्द फलों का एक अक्षर है। दूसरा समुच्चय है हमारे पास सभी y का समुच्चय, जहां y शब्द ओल्फ का एक अक्षर है। तो इन दोनों समुच्चयों को हम समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप में लिखें। फिर हम ये पता लगाएं कि ये समान है या नहीं। तो a बराबर ई से f, o, l, w अर्थात फॉलो शब्द को लिखने के लिए हमें जिन अक्षरों की आवश्यकता होगी वे अक्षर होंगे f, o, l और w। उसी प्रकार से ओल्फ शब्दों को लिखने के लिए हमें आवश्यकता होगी w की, o की, l की और f की। हम देखें यहाँ पर कि f अवयव है a का, f अवयव है b का, o अवयव है a का, o अवयव है b का, w अवयव है a का और w अवयव है b का, l अवयव है a का और l अवयव है b का। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय होंगे। तो आइए हम इसका उत्तर लिख दें। तो a बराबर ई से b है। आइए अब आपको गृहकार्य में जो प्रश्न नंबर 6 दिया गया था उसके हल को हम देखें। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। a बराबरी से 2, 4, 8, 12। b बराबरी से है 1, 2, 3, 4। c बराबरी से है 4, 8, 12, 14। डी बराबरी से है 3, 1, 4, 2। ई बराबरी से है -1, 1। एफ बराबरी से है 0,
कामा ए। जी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अवयव है 1 -1 और यहाँ पर अवयव है 0, 1। हमें यहाँ पर यह बताना है कि इन सभी समुच्चयों में कौन कौन से समान समुच्चय है। तो आइए हम शुरुआत करें समुच्चय ए से। समुच्चय ए के पास अवयव है 2, 4, 8, 12। हम यहाँ पर ये देखें कि ऐसे कौन से समुच्चय है जिसमें 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है और 12 भी है। तो बी समुच्चय यहाँ से हट जाएगा, सी भी हट जाएगा, यहाँ से डी भी हट जाएगा, ई हट जाएगा, एफ, जी और एच। इनमें से किसी में भी ए के पूरे अवयव विद्यमान नहीं है, अतः ए समान समुच्चय की दौड़ से हट जाएगा। अब हम बात करें बी की, तो बी के पास 1, 2, 3, 4 है। यदि हम यहाँ समुच्चय डी को देखें तो इसके पास भी 3, 1, 4, 2 है। अतः हम कह सकते हैं कि समुच्चय बी और समुच्चय डी समान समुच्चय है। तो ये हमने यहाँ टिक का साइन लगा दिया इसके आगे। अब हम समुच्चय सी की बात करें, 4, 8, 12, 14 को यदि हम यहाँ पर ढूंढें तो हमें किसी भी समुच्चय में ये अवयव नहीं दिखाई दे रहे हैं, अतः समुच्चय सी भी यहाँ से हट जाएगा। समुच्चय ई की बात करें तो इसके पास 2 अवयव है, -1, 1 और जी के पास भी 2 अवयव है, 1 और -1। अतः हम ये कह सकते हैं कि समुच्चय ई और समुच्चय जी समान समुच्चय है। समुच्चय एफ की बात करें तो इसके पास 2 अवयव है, 0 और ए, किंतु 0 और ए एच के पास नहीं है, अतः यहाँ से एफ भी इस दौड़ से हट जाएगा। एच की बात करें तो चूंकि यहाँ पर सारे समुच्चय कवर हो चुके हैं, अतः एच भी दौड़ से हटेगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि केवल समुच्चय बी और डी तथा समुच्चय ई और जी समान समुच्चय है। तो ये इस प्रकार से आपने प्रश्न क्रमांक 6 का हल कर लिया। आइए अब हम उप समुच्चय अर्थात सबसेट्स को समझने का प्रयास करें। इसके लिए हम 2 उदाहरण पर या 2 समुच्चय पर हम चर्चा करेंगे। समुच्चय एक्स है आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। वाई है हमारे पास आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। यदि हम इसे सारणीबद्ध रूप में कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि x बराबर इसे कक्षा 9 के विद्यार्थी, कक्षा 10 के विद्यार्थी, कक्षा 11 के विद्यार्थी, कक्षा 12 के विद्यार्थी। y को हम कह रहे हैं कि आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। मान लीजिए कि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, तो ऐसी स्थिति में y जो हम समुच्चय बनाएंगे उसमें आएगी कक्षा 10। तो निश्चित रूप से कक्षा 10 जो है वो समुच्चय x का भी एक अवयव है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि y का प्रत्येक अवयव x का भी एक अवयव है। हम कहते हैं कि y x का एक उप समुच्चय है। प्रतीक में हम इसे लिखेंगे कि y इज सबसेट ऑफ x के द्वारा इसे हम प्रकट करते हैं। y उप समुच्चय है x का और ये जो प्रतीक आपको दिखाई दे रहा है ये प्रतीक है उप समुच्चय का। तो आपने यहाँ पर इस बात को जानने का प्रयास किया कि हम उप समुच्चय किसे कहते हैं। आपने देखा कि एक से समुच्चय था हमारे पास जो कि आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। y हमारे पास आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो निश्चित रूप से y का प्रत्येक अवयव x का भी एक अवयव होगा और हम कहेंगे कि समुच्चय y समुच्चय x का एक उप समुच्चय है। प्रतीक में से हम लिखेंगे y उप समुच्चय है x के द्वारा प्रकट करेंगे और प्रतीक ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये उप समुच्चय का प्रतीक है। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करें कि हम उप समुच्चय की परिभाषा
क्या देंगे। हम उपसमुच्चय की परिभाषा को समझने का प्रयास करें। मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय ए और बी है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो हम कहेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। दूसरे शब्दों में ए उपसमुच्चय है बी का, या इसको हम कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। यदि जब कभी ए अवयव है ए का तो ए ने बी का भी अवयव होना चाहिए। और प्रतीक से हमारा तात्पर्य होता है का प्रयोग हम सुविधाजनक रूप से करते हैं। इस प्रतीक का प्रयोग करके हम उपसमुच्चय की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का यदि ए अवयव है ए का, से हमारा तात्पर्य है कि ए अवयव है बी का। और इस कथन को हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि ए बी का एक उपसमुच्चय है यदि इस तथ्य का कि ए का एक अवयव है। तात्पर्य है कि ए बी का भी एक अवयव है। यदि ए बी का एक उपसमुच्चय नहीं है तो हम लिखते हैं कि ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। यहाँ जो हमने समझने का प्रयास किया उसको अब मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव होना चाहिए, तब हम समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। आइए हम एक उदाहरण देख लें। समुच्चय ए है हमारे पास में जिसमें अवयव है 2, 3, 4 और समुच्चय बी है हमारे पास जिसमें अवयव है 1, 2, 3, 4, 5। 2 अवयव है ए का, 2 अवयव है बी का, 3 अवयव है ए का, 3 अवयव है बी का, 4 अवयव है ए का, 4 अवयव है बी का। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है। अतः हम यहाँ से कहेंगे कि ए उप समुच्चय है बी का। ए इज सबसेट ऑफ बी। यदि दूसरे उदाहरण को हम देखें, इसमें हमने दो समुच्चय P और Q लिए हैं। तो 2 अवयव है P का किंतु 2 अवयव नहीं है Q का। अतः हम कह सकते हैं कि P इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट Q। P उप समुच्चय नहीं है Q का। ये इस प्रकार से आपने यहाँ पर उपसमुच्चय की परिभाषा को समझने का प्रयास किया। इसके पूर्व में हमने चर्चा की कि ए बी का उपसमुच्चय है। तो ऐसी स्थिति में यह भी संभव है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में हो या न हो। यदि ऐसा होता है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में भी है तो हम कहेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। इस दशा में ए और बी समान समुच्चय कहलाएंगे। तो अब आपको याद रखना है कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, या जिसको हम कहेंगे कि यदि ए उपसमुच्चय है बी का, बी उपसमुच्चय है ए का, तो ये इस बात की ओर हमें संकेत करता है कि ए और बी दो समान समुच्चय होंगे। ये जो आपको यहाँ पर सिंबल दिखाई दे रहा है जिसको हम हिंदी में दीदा कहते हैं और इसे हम कहेंगे टू वे इम्प्लीकेशंस। तो टू वे इम्प्लीकेशंस से हमारा क्या तात्पर्य है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ दोनों तरफ एरो के साइन लगे हुए हैं और जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं यदि और केवल यदि।
संक्षेप में इसको लिखते हैं हम IFF, जिसका अर्थ होता है इफ एंड ओनली इफ। तो IFF जब भी आपको लिखा हुआ मिले तो इसको आप पढ़ेंगे इफ एंड ओनली इफ। तो यदि हम इसको पढ़ें तो अब पढ़ेंगे इसको हम A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A if and only if A इक्वल B। हिंदी में पढ़ने की बजाय इसको यदि हम अंग्रेजी में याद रखें तो ज्यादा आसान होगा। यदि और केवल यदि को हम पढ़ेंगे इफ एंड ओनली इफ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि A B का उपसमुच्चय है और B A का उपसमुच्चय है। तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि A और B समान समुच्चय है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखना है जो कि उपसमुच्चय की परिभाषा से निकल करके आ रही है। हमें याद रखना है हमेशा कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अर्थात A इज सबसेट ऑफ A। अब यदि हम रिक्त समुच्चय की बात करें तो आप जानते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। और यदि हम यहाँ रिक्त समुच्चय की बात करें तो रिक्त समुच्चय फाई में चूंकि कोई अवयव नहीं होता है, अतः हम इस बात पर सहमति बनाते हैं कि फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। जब भी आपको किसी दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय लिखना होगा उस स्थिति में आपको दो समुच्चय तो आप सर्वप्रथम लिख देंगे। सबसे पहले उसी समुच्चय को लिख देंगे आप जिसके आप उप समुच्चय ज्ञात कर रहे हैं, और एक उसमें और फाई लिख देंगे आप। तो जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तब आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हमें दो बातें याद रखनी है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, अर्थात A इज सबसेट ऑफ A। क्योंकि रिक्त समुच्चय फाई में कोई अवयव नहीं होता है तो इस बात पर सहमति बनती है कि फाई जो है वो रिक्त समुच्चय जो है प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। इसको हम लिख सकते हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ अ सेट, यानी फाई किसी भी एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। आइए अब हम कुछ उदाहरण पे विचार करते हैं। तो उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का एक उप समुच्चय है, और हम लिखते हैं कि Q इज सबसेट ऑफ R। समुच्चय के अध्याय की जब हमने शुरुआत की थी उसी समय मैंने आपको शुरुआत की थी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से, फिर हम पहुंचे थे पूर्ण संख्याओं के समुच्चय पे, फिर हम गए थे पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय पे, फिर हम गए थे परिमेय संख्याओं के समुच्चय पे, फिर हम गए थे अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय पे, और अंत में हमने कहा था कि यदि हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह कर लें तो हमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मिल जाएगा, जिसको हमने R के द्वारा डिनोट किया था। तो निश्चित रूप से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में प्राकृत संख्या भी शामिल है, पूर्ण संख्या भी शामिल है, पूर्णांक संख्या भी शामिल है, परिमेय भी शामिल है उसमें, और अपरिमेय भी संख्या भी शामिल है। तो निश्चित रूप से अभी तो हमने यहाँ केवल लिखा है कि Q इज सबसेट ऑफ R, किंतु हम कह सकते हैं कि N भी उप समुच्चय है R का, I भी उप समुच्चय है R का। यानी हमने जितने भी समुच्चय को क्रमबद्ध तरीके से लिए थे वे सारे के सारे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R के उप समुच्चय होंगे। तो ये उदाहरण हमारे पास दिया हुआ था परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसको हमने Q के द्वारा प्रदर्शित किया। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हमारे पास में R है, और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि Q इज सबसेट ऑफ R। तो ये इस प्रकार से आपने यहाँ पर दो तीन बातें यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने का प्रयास किया होगा कि यदि A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A, तब हम कहेंगे कि A और B समान समुच्चय हैं। इस संकेत को आपको याद रखना है
ये संकेत का को हम कहेंगे टू वे इम्प्लीकेशंस, और इसको हम शॉर्ट में कहेंगे IFF। और यदि और केवल यदि से हमारा तात्पर्य होता है इफ एंड ओनली इफ। फिर उसके बाद हमने देखा कि परिभाषा से हमें क्या निष्कर्ष मिला कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, अर्थात ए इज सबसेट ऑफ ए। फिर हमने देखा कि रिक्त समुच्चय फाई में कोई भी अवयव नहीं होता है। तो इस बात पर सभी लोग सहमत है कि फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। ये उदाहरण हमने देख लिया कि Q जो है वो R का एक उप समुच्चय है। तो उप समुच्चय की अवधारणा को समझने के लिए आपको जो पूर्व में मैंने बताया था प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के बारे में, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय के बारे में, परिमेय संख्याओं के समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के बारे में, तो इन सब को हमें याद रखना पड़ेगा ताकि हम भिन्न भिन्न उदाहरणों की मदद से उप समुच्चय की अवधारणा को बहुत अच्छी से समझ सकेंगे। आइए अब हम प्रश्नावली 1-3 के प्रश्नों का हल करें। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में प्रतीक उप समुच्चय है या उप समुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। आइए हम पहले प्रश्न को देखें। तो इस पहले समुच्चय में सदस्य है 2, 3, 4। दूसरे समुच्चय में सदस्य है 1, 2, 3, 4, 5। 2 सदस्य है पहले समुच्चय का, 2 सदस्य है दूसरे समुच्चय का, 3 सदस्य है पहले समुच्चय का, 3 सदस्य है दूसरे समुच्चय का, 4 सदस्य है पहले समुच्चय का, 4 सदस्य है दूसरे समुच्चय का। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का एक उप समुच्चय है। अतः हम प्रतीक उप समुच्चय है का यहाँ पर उपयोग करेंगे, जिससे हमारा कथन सही हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि पहला समुच्चय उप समुच्चय है दूसरे समुच्चय का। प्रश्न नंबर 2 को देखें। इसमें पहले समुच्चय के पास सदस्य है A, B, C, दूसरे के पास सदस्य है B, C, D। यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि A सदस्य है पहले समुच्चय का, किंतु A दूसरे समुच्चय का सदस्य नहीं है, अतः हम यहाँ पर प्रतीक अवयव समुच्चय नहीं है का उपयोग करेंगे और इसे हम कहेंगे कि पहला समुच्चय उप समुच्चय नहीं है दूसरे समुच्चय का। प्रश्न नंबर 3 को देखें। सभी x का समुच्चय जहां x आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है, सभी x का समुच्चय जहां x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो हम इस प्रकार के उदाहरण की चर्चा पूर्व में भी कर चुके हैं। और पहला समुच्चय कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का समुच्चय है और दूसरा समुच्चय किसी विद्यालय की समस्त कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का समुच्चय है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला समुच्चय उप समुच्चय है दूसरे समुच्चय का। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रतीक उप समुच्चय है वो भरेंगे, जिससे हमारा कथन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, सभी x का समुच्चय जहां x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, यह पहला समुच्चय। दूसरा समुच्चय है सभी x का समुच्चय जहां x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। यदि हम पहले समुच्चय की बात करें तो इस पहले समुच्चय में सभी त्रिज्याओं के वृत्त स्थित हैं। यदि हम दूसरे समुच्चय की बात करें तो इसमें केवल 1 इकाई वाली त्रिज्या ही सम्मिलित है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला समुच्चय उप समुच्चय नहीं है दूसरे समुच्चय का। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर
4 प्रश्नों का हल किया। आइए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 5 का हल देखें। सभी x का समुच्चय जहां x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यह पहला समुच्चय। दूसरा समुच्चय है सभी x का समुच्चय जहां x किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि पहला समुच्चय समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है और समुच्चय दूसरा समतल में स्थित सभी आयत का समुच्चय है। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और आयत में 4 भुजाएं होती है। अतः हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय नहीं है। तो हमने यहाँ पर उप समुच्चय नहीं है प्रतीक को भर दिया, जिससे हमारा कथन सही हो जाएगा। 6 नंबर को हम देखें। सभी x का समुच्चय जहां x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। दूसरा समुच्चय है सभी x का समुच्चय जहां x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो पहला समुच्चय समतल में स्थित समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है और समुच्चय दूसरा समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय होगा। अतः हम यहाँ पर प्रतीक उप समुच्चय को भरेंगे, जिससे हमारा कथन सही हो जाएगा। 7 नंबर पर हम चलें। सभी x का समुच्चय जहां x एक समप्राकृत संख्या है। दूसरा समुच्चय है सभी x का समुच्चय जहां x एक पूर्णांक है। यदि इन दोनों समुच्चयों को हम देखें तो पहला समुच्चय समप्राकृत संख्या का समुच्चय है और दूसरा समुच्चय पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। तो निश्चित रूप से पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में समप्राकृत संख्या भी शामिल है। अतः हम ये कह सकते हैं कि पहले समुच्चय के सारे सदस्य दूसरे समुच्चय में सम्मिलित है। अतः यहाँ पर हम प्रतीक उप समुच्चय है का उपयोग करेंगे, जिससे हमारा कथन सही हो जाएगा। ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5, 6 और 7 का हल देख लिया। आइए अब हम गृहकार्य के प्रश्नों पर चर्चा करें। तो आपको गृहकार्य के लिए प्रश्न क्रमांक 2 दिया जा रहा है, जिसका हल आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 3 व प्रश्न क्रमांक 4 का हल अपनी नोटबुक में करना है। जब भी अगली कक्षा होगी तो उस कक्षा में आपको इन प्रश्नों के हल दिखाए जाएंगे, जिनका आप अपनी नोटबुक से मिलान कर लेंगे। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार एवं धन्यवाद।